वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट्स। मैं प्रतिभा मौर्य आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की नागरिक शास्त्र का पार्ट 2 संघवाद की संपूर्ण व्याख्या लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में आपके पिछले चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। पिछले चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा था कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है, यानी वर्टिकल डिवीज़न जो है आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। सामान्य रूप से इसे ही हम संघवाद का कह देते हैं, ठीक है। संघवाद होता क्या है, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि संघवाद क्या है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कि बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए उससे उनकी केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी आई और कैसे उन जो अधिकार थे केंद्रीय सरकार की शक्तियों को प्रांतीय सरकार को दिए गए, ठीक है। तो भारत और बेल्जियम की अगर शक्तियों पर हम लोग गौर करते हैं तो दोनों की संघीय व्यवस्था थोड़ी सी मिलती जुलती है। जैसे भारत और बेल्जियम दोनों में समानता के अनुसार सबको समान साथ लेकर चलने वाली नीति के अनुसार शासन किया जाता है। और दोनों में मेन डिफरेंस क्या था कि बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था थी उसमें 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती थी: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार धार्मिक और भाषाई समूह के आधार पर बनी होती थी। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में केवल 2 प्रकार की सत्ता होती है। पहली प्रकार की सरकार केंद्र सरकार और दूसरी प्रकार की सरकार राज्य सरकार। भारत में बेल्जियम की तरह तीसरे प्रकार की सामुदायिक सरकार नहीं है, लेकिन तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था जो है वो पंचायत नगर पालिका यानी स्थानीय शासन को जोड़ा गया है, ठीक है, जो स्थानीय मामलों की देखरेख करती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संघीय सरकार या संघवाद है क्या। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय यानी कि राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियां, जितने भी पावर होता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बटा हुआ होता है। इस बंटवारे में प्रथम स्तर की संघीय सरकार जिसमें अधीन राष्ट्रीय महत्व होते हैं तथा दूसरी स्तर की प्रांतीय या राज्य सरकार होती है जो शासन के दैनिक कार्य को देखती है, ठीक है। इसमें कई देशों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए आप, अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो संघवाद की विशेषताएं देखिए यहाँ पर दी हुई हैं कि संघ विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासनिक कार्य पर दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार यानी अथोराइज्ड, इसको अथोराइजेशन बोल सकते हो, कि गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी संविधान प्रत्येक स्तर के लोगों के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में संशोधन पर जो मौलिक अधिकार हैं या मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित कर सकता है, यानी केवल केंद्र परिवर्तित कर सकता है। ऐसे परिवर्तन करने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर की सरकारों के बीच में सहमति जरूरी होती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाए जाते हैं। वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, ठीक है, ये पहले ही से निर्धारित कर दिए जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य देश की एकता यानी देश में यूनिटी बना के रखना और सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना होता है। इसके अलावा संघवाद की विशेषता होती है
कि क्षेत्रीय विविधता का, ठीक है, यानी एरिया डाइवर्सिटी का वो सम्मान करे, आदर्श संघीय व्यवस्था में भरोसा और साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जो है संघवाद की मुख्य विशेषताएं ये सभी हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि संघवाद राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य सत्ता का यानी बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, पहले हम लोग पीछे का ही पॉइंट पढ़ेंगे। अभी राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में अलग अलग माध्यमों से होता है। ठीक है, पहला माध्यम तो दो या दो से अधिक राष्ट्र साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ रखते हैं तथा अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। ठीक है, दूसरे माध्यम में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। यदि कोई बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता के कारण राज्यों का गठन होता है तथा फिर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, तो यह संघीय शासन का संगठन होता है। ठीक है, इसके उदाहरण आपके दिए हुए हैं, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब थोड़ा सा ये चीज़ समझना जरूरी है कि संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था में दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो संघीय सरकार में शासन से संबंधित विषयों का विभाजन होता है, जबकि एकात्मक सरकार में विषयों का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, संघीय सरकार में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण तथा इसके विभिन्न अंगों के बीच में बटी होती है। एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है जिसके नियंत्रण में पूरी सत्ता होती है। एकात्मक नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर सारी शक्ति होना, यानी किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शासन व्यवस्था की पूरी शक्ति मिल जाना। संघीय सरकार के उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में शासन की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय सरकार में स्थानीय स्तर के शासन के पास भी सत्ता तथा स्वतंत्रता होती है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि इंग्लैंड, इटली, जापान आदि देशों में एकात्मक सरकार की व्यवस्था होती है और यहाँ पर एकात्मक सरकार में स्थानीय स्तर पर ना तो सत्ता होती है और ना ही कोई विशेष अधिकार लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। ठीक है, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हम करेंगे कि जब हमें भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद जो भारत में अनेक स्वतंत्र रजवाड़े जो थे वो भारत में विलीन हुए, भारतीय संविधान बना, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। ठीक है, भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारत में बात किया जाए तो संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एवं संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। ठीक है, इसमें संघीय व्यवस्था का जो हम विशेषताओं को पढ़ेंगे कि संघीय विशेषताओं की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो सत्ता का जो बंटवारा होता है। ठीक है, यानी संविधान के में स्पष्ट रूप से जितनी भी सत्ता की शक्तियां हैं उनको 3 स्तरों पर बांट दिया गया है। केंद्र या इसको संघ सूची आप कह सकते हैं। ठीक है, संघ सरकार। दूसरा आपका आता है राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा यानी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार तथा मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आ जाते हैं। ठीक है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में
पुलिस, व्यापार, कृषि इत्यादि विषय आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। ठीक है, इस तरीके से संघ सूची यानी केंद्र सूची अलग बन जाती है और राज्य सूची अलग बन जाती है। दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं और अलग अलग कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आपकी आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ इत्यादि विषय आते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को है। ठीक है, शासन जो है वो 3 स्तरों पर बटा होता है। 3 स्तरीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही स्तर के नागरिकों पर शासन करती हैं। यानी शासन के 3 स्वरूप होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इस तरीके से असमान अधिकारों का वितरण होता है। ठीक है, असमान अधिकारों का वितरण सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलना होता है, परंतु सभी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यह व्यवस्था भारत में भी है। यहाँ भी संसद अकेले व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। क्षेत्रीय अधिकार कुछ होते हैं। संघीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को सही प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये शक्तियों का बंटवारा होता है। अब आता है आपका पॉइंट कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए जो कोई भी संघीय व्यवस्था के जो भी कामकाज है उसको सही प्रकार से चलाने के लिए, सही प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए भारत में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये आपका भारत का मैप दे रखा है, इसके नीचे यहाँ से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था बनाई गई है वो किन आधारों पर बनाई गई है, तो इसको पहला इसका पॉइंट आ जाता है आपका भाषाई राज्य। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपका भाषाई नीति भी दे रखा है। तो भाषाई राज्य और भाषाई नीति, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरुआत कब से हुई। तो भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह में अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। ठीक है, उस समय के बाद आप देखेंगे कि भाषाओं के आधार पर कैसे राज्यों के गठन हुए। तो नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ था वो सर्वप्रथम वर्ष 1956 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं ताकि एक भाषा को बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहें। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ बल्कि संस्कृति के आधार पर, भूगोल अथवा जातीय आधार पर किया गया। ऐसे राज्यों में आपका नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल होते हैं। हमारे संविधान में भी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया, पर भारत में केवल 40% लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, 22 अनुसूचित भाषाएं जैसे असमिया, मणिपुरी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 अनुसूचित भाषाएं हैं कि जिनको भी भारतीय संविधान में जगह दी गई।
भारत में भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की 1300 से अधिक अलग अलग भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है, समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई, जिनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, इसमें गठबंधन सरकार, आपको मैं इसे कल भी बता चुकी हूँ कि गठबंधन सरकारें क्या होती हैं। गठबंधन सरकार जब किसी भी देश में जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, तो इसे हम गठबंधन सरकार कहेंगे। ठीक है, यानी ये गठबंधन सरकार का निर्माण करती हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है ये भारत की भाषाई विविधता दिखाई गई है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें अलग अलग प्रतिशत दिखाए गए हैं कि भारत में अलग अलग लोगों के द्वारा कितनी जनता के द्वारा अलग अलग भाषाएं कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आएगा भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण का ऑपोजिट है। विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग कर देना। जब केंद्र तथा राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि किसी एक सरकार के पास संपूर्ण सत्ता होना। ठीक है, और विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का बंटवारा कर देना। तो जब केंद्र और राज्य सरकार में से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया जाता है उसके पीछे अवधारणा ये होती है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सके, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी होता है। भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है इसको। पहला, आप इसको स्थानीय सरकार के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, स्थानीय सरकार, इसको लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस स्तर की सरकार के अंतर्गत गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका जैसी संस्थानों की स्थापना की गई है। वर्ष 1992 में संविधान संशोधन करके स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया और उसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। इस स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता की गई। स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़ी जातियां अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी सीटें आरक्षित की गईं। महिलाओं के लिए भी इसमें 1/3 पद आरक्षित किए गए। साथ ही प्रत्येक राज्य में स्थानीय पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। स्थानीय निकायों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर कराया जाना अनिवार्य किया गया। इसी तरीके से दूसरा जो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो किया गया उसमें दूसरे प्रकार में पंचायती राज व्यवस्था आती है। गांव के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जो एक तरह की परिषद होती है। ग्राम पंचायतों के सभी कार्य ग्राम सभा की देखरेख में होता है। गांव में रहने वाला हर एक वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है जिला परिषद। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें सदस्य चुनकर आते हैं। जिला परिषद में उस जिले के चुने गए लोकसभा एवं विधानसभा के सांसद एवं विधायक तथा
जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इसके बाद आपका आता है नगर महापालिका या नगर निगम। शहरों में स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। नगर पालिका एवं नगर निगम दोनों स्तरों के कामकाज जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के चुने गए प्रतिनिधि को मेयर कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में जो स्थानीय सरकारों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को भी इसमें समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व जो है हमारे लोकतंत्र में बराबर का मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका संघवाद पूरा चैप्टर फिनिश होता है। लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।